दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों क्या संयोग है कि नरेंद्र मोदी की सरकार के दरमियान सत्ता के करीब रहने वाले तीन शीर्षस्थ लोग, जिनमें से एक सत्ता का भी हिस्सा है, वो कनाडा और अमेरिका, इन दोनों में से कोई एक देश ऐसा है जहां नहीं जा सकते। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो कनाडा नहीं जा सकते, कारण पता ही है वहां क्या हो रहा है। उसके बाद की परिस्थितियों को देखें तो एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अमेरिका नहीं गए। वहां गुरपतवंत सिंह पन्नू मामले को लेकर के एक अलग तरह का माहौल बना हुआ है। और अब गौतम अडानी के खिलाफ उनके भतीजे सागर अडानी समेत 7 लोगों के खिलाफ अमेरिका में गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया है। आखिर इस गिरफ्तारी के वारंट के पीछे कारण क्या है? जब नरेंद्र मोदी के दोस्त आज से 2 महीने के बाद अमेरिका की सत्ता के शीर्ष पर आरूढ़ होने वाले हैं, उस वक्त ये कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई जिन परिस्थितियों में गौतम अडानी, जिन्होंने ट्रंप को बधाई दी थी, राष्ट्रपति दोबारा चुने जाने के बाद बधाई दी थी, अमेरिका में निवेश की इच्छा जताई थी, आज आनंद फानंद में $600 बिलियन की डील रद्द कर दी। दरअसल डील रद्द नहीं हुई है। बड़ा खेल यह है कि अमेरिका में अडानी के खिलाफ जो गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है, उसमें रिश्वतखोरी का इल्जाम लगा है, उसमें धोखाधड़ी का इल्जाम लगा है। और पूरा वाकया कुछ इस तरह से सामने आ रहा है जिस वाकये को देखने के बाद, सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सत्ता के संरक्षण में कॉरपोरेट इतना बड़ा फर्जीवाड़ा करे, ये भारत के अंदर तो आंख मूंदने की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन क्या यह प्रक्रिया अमेरिका के अंदर भी चलेगी? क्या सिस्टम पूरी तरह से क्रोनी कैपिटलिज्म के यानी चापलूस पूंजीवाद के हाथ इस कदर पहुंच चुका है, जहां सिस्टम के ऊपर लोकतंत्र से लोक का हरण हो जाए और तंत्र हावी हो जाए, और तंत्र इस कदर हावी हो जाए जहां मतदान करने वाली व्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा अपने आप को दाता और पाता की व्यवस्था के बीच पाता की भूमिका में रहे, और दाता की भूमिका में रहने की जिम्मेदारी अडानी और उस तरह के सत्ता के करीबी कॉरपोरेट के हाथ कथित रूप से चली जाए। पूरा वाकया दरअसल कुछ इस तरह से है। मैंने आज पूरे इस मामले को देखने की कोशिश की कि आखिर ये माजरा क्या है, और बहुत आसान भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो ये मामला 2237 करोड़ रुपए की रिश्वत भारत में भारतीय अधिकारियों को, कथित तौर पर नेताओं को भी दिए जाने का मामला है। रिश्वत किस लिए? इस तरह की सुविधा, शुल्क या सेवा का इस्तेमाल किस लिए होता है? स्वाभाविक है कि मेवा खाने के लिए होता है। कितना बड़ा मेवा, जिसके लिए 2237 करोड़ रुपए के लगभग रिश्वत देने का दावा एफबीआई ने किया है, या वहां की यूएस की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ने किया है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने 16,882 करोड़ रुपए के करीब मुनाफा कमाने की उम्मीद में 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिश्वत देने का मामला है। 2 रुपए रिश्वत दो, 16 रुपए कमाओ, यही धंधा मोटे तौर पर है। और इस धंधे को यदि पूरे तरह से आसानी से डिकोड किया जाए तो जो मामला सामने आता है वो मामला दरअसल ये है कि अडानी साहब और उनकी कंपनी के कुछ लोग अमेरिका में जाकर के प्लान करते हैं कि वहां के लोगों से पैसा किसी तरह से बॉन्ड के माध्यम से या जो भी माध्यम संभव हो, उसके माध्यम से पैसे की उगाही की जाए। तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए की बात कथित रूप से कही जा रही है। और वो 25,000 करोड़ रुपए कैसे उगाही किए गए, इस खेल को समझिए। अमेरिका के शेयर मार्केट में एक लिस्टेड कंपनी है, उसका नाम है एज्योर पावर। एज्योर पावर के साथ टाई अप किया जाता है, वहां से 25,000 करोड़ रुपए का जुटाए जाते हैं, और उसके बाद इंडिया में सोलर एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए यहां पर इस तरह के पूरे खेल को, जो पूरा झोल आपको मैंने अभी बताया, कितने की रिश्वत दी गई 2237 करोड़ रुपए की, वो किया जाता है। और तब क्योंकि भारत में सोलर एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट काफी महंगा है, महंगा बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट महंगा है क्योंकि बिजली महंगी है, इसलिए कोई भी सरकार, राज्य सरकारें इसे देने के लिए तैयार नहीं है। अब सवाल उठता है कि केंद्र सरकार तो मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के साथ अडानी की नजदीकी आज से नहीं बल्कि तब से जग जाहिर है जब 2013-14 के दौर में नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बनाए गए थे बीजेपी की तरफ से, वो अडानी के प्लेन से पूरे देश का दौरा कर रहे थे। तब से नजदीकियां दबी ढकी नहीं है।
वो भारतीय जनता पार्टी जो जैन हवाला मामले में अडवाणी का बचाव करने से नहीं चूक रही थी, अडानी के बचाव में पूरी ताकत लगाते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल उससे बड़ा यह है कि जब इस मामले में रिश्वत भारत में दिए गए और रिश्वत देने के लिए, इस पूरे प्रोसेस को अंजाम देने के लिए क्या किया गया? दरअसल अधिकारियों ने जिस कोड वर्ड के इस्तेमाल की बात सामने आ रही है अडानी के लिए, वो कोड वर्ड उनमें दो प्रमुख है, न्यूमेरो उनो और द बिग मैन। द बिग मैन और न्यूमेरो उनो जैसे कोड वर्ड के माध्यम से इस तरह की डील को कथित तौर पर संचालित किया जा रहा था। लेकिन यह पूरा मामला अमेरिका में धोखाधड़ी के रूप में, फ्रॉड के रूप में जैसा बताया जाता है कि सामने आया, और तब जाकर एसईसी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो यूएस का है, उसने एफबीआई के साथ मिलकर इस पूरे मामले की जांच की। और जब यह मुकदमा अदालत में पहुंचा तो अदालत ने आज अडानी की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए। भारत में आपने देखा होगा जब हिंडनबर्ग का मामला सामने आया था तो क्या हुआ था। हिंडनबर्ग का मामला सामने आया था तो अदालतों की तरफ से भी कहा गया कि इस तरह से अविश्वास नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन यूएस में इस तरह की बात नहीं हुई, बिना जांच कोई सुनवाई नहीं, सबूत दिए गए। दावा तो एफबीआई की तरफ से, यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो यूएस का है, उसकी तरफ से जो दावा किया गया है, वो दावा यह है कि उनके पास इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेज है। अब सवाल उठता है कि ये सारी चीजें उन्होंने जुटाई कैसे? ये एक जांच का विषय हो सकता है। लेकिन सवाल जो सबसे बड़ा है कि आखिर अगर इस दावे में सत्यता है, गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है, तो फिर आगे क्या किया जाए? ध्यान रखिए, अजीत डोभाल के खिलाफ कोई वारंट जारी नहीं हुआ है। वो सरकार के अधिकारी हैं, किसी मामले में कथित तौर पर सरकार की भूमिका को लेकर वो अमेरिका जाने से बच रहे हैं। और शायद ये पहला वाकया है जब भारत का कोई एनएसए प्रधानमंत्री के साथ अमेरिका नहीं गया हो। कनाडा का मामला भी आप जान ही रहे हैं कि क्या है, कि गृह मंत्रालय को कैसे घेरने की कोशिशें हैं। लेकिन उन सबसे बड़ा सवाल यही है जो आमतौर पर स्कूल में चौथी पांचवी क्लास में आप देखते होंगे कि बच्चों के बीच होता है। और ये बच्चों वाली केस स्टडी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्कूल में टीचर भी देखता है कि एक बच्चा है जिसका किसी न किसी बच्चे से रोज पंगा फंस रहा है। और एक बच्चे का पंगा जब किसी न किसी बच्चे से रोज फंस रहा है, तो उस परिस्थिति में टीचर को लगता है, कहीं न कहीं लगता है कि ये बच्चा ही कहीं न कहीं इस तरह का है जो गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि सभी बच्चों से इसी का क्यों होता है। अब हिंडनबर्ग का मामला देखें, वहां भी अडानी, इस मामले को देखें, यहां भी अडानी। भारत के अंदर राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं, आज भी लगा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी सरकार के इर्द गिर्द जो इकोसिस्टम बनाया गया, उस इकोसिस्टम में रफाल की डील पर उठे हुए सवाल से लेकर नोटबंदी के समय के सवालों को जोड़ते हुए और आज अडानी को जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बहुत लंबी छलांग लगाने का मौका मिला, इस पूरे मामले को देखते हुए इस कथित रिश्वत कांड के बाद सवाल ये उठा कि उनकी गिरफ्तारी अब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। और यदि गिरफ्तारी हो पाएगी तो तय मानिए कि भारत सरकार का इकबाल खतरे में है। आखिर निष्पक्ष जांच से कतराने की वजह क्या है? नरेंद्र मोदी क्या वाकई इस कदर पनौती बने हुए हैं कि उनके सरकार के लोग बाहर और दुनिया के बड़े देशों में जाने से कतरा रहे हैं? कतराने के हालात बने हुए हैं। और इस हालात के बीच हिंदुस्तान का लोकतंत्र किस व्यवस्था के साथ, किस सिस्टम के साथ चुनावी लोकतंत्र तक सीमित होकर रह गया है। लोकतंत्र का चुनाव तंत्र में तब्दील हो जाना, वोटर का लाभार्थी में तब्दील हो जाना, और लोकतंत्र के महापर्व के दरमियान बीच में ही सत्ताधारी दल के शीर्ष नेतृत्व के दो लोगों का, किसी का हिंदुस्तान छोड़कर विदेश दौरे पर चले जाना और किसी का 48 घंटे पहले रैलियां रद्द कर प्रचार रद्द कर देना, प्रचार खत्म कर देना। ये किस दिशा में इशारा करता है? ये सारा इशारा इस दिशा में है कि सत्ता और कॉरपोरेट की घालमेल जो 80 के दशक में हल्की हल्की दिखनी शुरू हुई थी, और उस घालमेल के सहारे वीपी सिंह ने जिस प्रकार से इस देश में कॉरपोरेट को मुद्दा बनाकर बोफोर्स के मुद्दे के साथ जोड़कर एक बड़ा अभियान छेड़ा था, आज ये अभियान इतना छोटा नजर आ रहा है कि अब उससे बड़े अभियान की जरूरत देश में नजर आ रही है। लोकतंत्र के अंदर आखिर ये हो क्या रहा है? पारदर्शिता से सरकार को दिक्कत क्या है? भारत में जांच से सरकार कतराती क्यों है? जांच के नाम पर लीपापोती होती क्यों है?
और जहां भी अडानी का नाम आता है अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भारतीय जनता पार्टी क्यों आ जाती है? राहुल गांधी विपक्षी नेता है या कोई भी विपक्षी दल जहां सरकार की संलिप्तता के संदेह कहीं भी उत्पन्न होते हैं, उसका काम है आरोप लगाना। राहुल गांधी आए, आरोप लगाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो हवाला मामले में आडवाणी का बचाव करने की स्थिति में नहीं थी, जो जिन्ना की मजार पर जाकर प्रशस्ति गान गाने वाले आडवाणी के बचाव की स्थिति में नहीं थी, वो अडानी के बचाव में कैसे दिखाई दे रही है? अभी भी हिंडनबर्ग के समय भी आखिर हालात ऐसे क्यों बन गए? इस देश के लोगों को लगने लगा कि सत्ता ही अडानी के हाथ में है, इस देश को अडानी ही चला रहे हैं। तीनों किसान कानून जब लागू हुए तब भी कहा गया कि बड़े बड़े साइलोज किसके बन गए थे, और इन सब के ऊपर हिमाचल के प्रदेश के एप्पल को जब सस्ते भाव में खरीद करके रिटेलर तक काफी महंगे भाव में पहुंचाने के लिए बीज का मैकेनिज्म डेवलप करने की बात आई, तब भी कॉरपोरेट का नाम क्यों आया? कॉरपोरेट की इस देश में जो दादागिरी है वो अब मुद्दा बनती जा रही है। एक ऐसे दौर में मुद्दा बनती जा रही है जब नारायण मूर्ति कहते हैं कि 70 घंटे लोग काम करें हफ्ते में। क्या नारायण मूर्ति ये बता सकते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल आमतौर पर 14-15 घंटे काम कर ही रहे हैं, ओवर टाइम उनसे लिया ही जा रहा है, फिर 70 घंटे की बात वो कर क्यों रहे हैं? 5 डे वीक पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? इन सारे सवालों के बीच हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा मजदूर क्लास डेवलप करने की जो व्यवस्था उत्पन्न की गई, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो वो भी मजदूर है, मनरेगा में काम करने वाला हो वो भी मजदूर है, सरकार के दूसरे सिस्टम में काम करने वाला मसलन बैंकर और इंश्योरेंस का अधिकारी हो वो भी मजदूर है। तो इस मजदूर रूपी अर्थव्यवस्था में जब डिमांड कम हो रही है, फैक्ट्रियां धुआं उगलने से ज्यादा बड़े बड़े कारपोरेट आलू प्याज बेचने से लेकर के संपत्ति खरीद करके देख रेख करने की भूमिका में खुद को लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर सोलर एनर्जी के लिए या किसी भी तरह के एनर्जी के लिए राज्यों को किसने मजबूर किया? किसने मजबूर किया कि आखिर वो अडानी ग्रुप से ही निश्चित मात्रा में कोयला खरीदे? और ध्यान रखिए, बात मैं नहीं कह रहा, यशवंत सिन्हा जब राष्ट्रपति उम्मीदवार थे उनके इलेक्शन कैंपेन में ये आरोप सीधे सीधे उस वक्त के तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने लगाया था। सत्ता के करीबी पूंजीपति मित्र के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से और प्रधानमंत्री की तरफ से अघोषित तौर पर कथित रूप से दबाव बनाने की बातें जो आ रही थी, आज उस दबाव की इस मुकदमे के बाद पुष्टि होती हुई दिखाई दे रही है। तो देखते हैं अब आगे सिस्टम कहां जाता है, किस रूप में जाता है। जिस रूप में जाए, भारत की सरकार और मौजूदा व्यवस्था उसी तरह से अपने आप को अलग कर पाने की स्थिति में नहीं है जिस तरह से जैन हवाला कांड और लखू भाई पाठक चीटिंग केस के वक्त पीवी नरसिम्हा राव की सरकार अपने आप को अलग कर पाने की स्थिति में नहीं पा रही थी। इस खुलासे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अमित शाह, अजीत डोभाल और तीसरा नाम अडानी और उनके साथ 6 अन्य लोग ये किस तरह की मुसीबत में देश को लेकर आए हैं, या खुद अपनी साख को लेकर आए हैं, या नरेंद्र मोदी सरकार की विश्वसनीयता को लेकर आए हैं। ये तीनों एक साथ सवालों के घेरे में है। और याद रखिए, जब सत्ता सवालों के घेरे में आ जाए तो व्यवस्था को ढंग से चलने की उम्मीद पूरी तरह से बेमानी हो जाती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।